का दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन्हें इन सभी पदार्थों का अपने शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन सभी अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहाँ उन्हें बाहर निकाल सके। क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव है? चित्र 7.1 देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई देती हैं? हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इस अध्याय में हम पादप और जंतु के पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। परिसंचरण तंत्र। रक्त। जब हम शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त रुधिर बाहर निकलने लगता है। लेकिन रक्त क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्र छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी रक्त इस शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती हैं, जिनमें एक लाल वड़क होता है जिसमें हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी पर ऑक्सीजन की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं रोगाणु को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। बोझो खेलते खेलते गिर गया, उसके समय घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान पर रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना रुक गया। कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बोझो परेशान हो गया। रक्त का थक्का जमना अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पार्टिकल प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त वाहिनियाँ। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। क्या आप जानते हैं अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़े फुसफुस को भर देती हैं। रक्त इस ऑक्सीजन को परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है जहाँ से यह फेफड़े में जाता है। फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा। इस प्रकार शरीर 2 प्रकार के रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ दीवार मोटी और प्रत्यक्ष होती हैं। क्रियाकलाप 7.1। आपने दाहिने हाथ की मध्य से तर्जनी उंगली की बाईं कलाई के भीतर रख। क्या आपको कोई स्पंदन, गति, धक धक आवाज़ महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन कहलाता है। यह धमनियों के प्रवाह हो रहे रक्त कक्कड़ कारण होता है। देखिए 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। आपने कितनी बार नाड़ी स्पंदन गिने हैं? प्रति मिनट में स्पंदनों की संख्या दर कहलाती है। विराम की अवस्था में कितनी स्वास्थ्य वयस्क में स्पंदन की मात्रा 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। वह रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएँ कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। चित्र 7.3। क्या आप धमनियाँ अन्य छोटी वाहिनियों को विभाजित दिखाई देती है? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं।
जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर कोशिकाओं का बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। हृदय हृदय वाहक जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है या निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता है। यह बिल्कुल असंभव है प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्याप्त बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी उंगलियों के भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर है। हृदय 4 भागों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्षा अलिंद और निचली 2 कक्षा निलय। कक्षाओं के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड में समृद्ध रक्त को परस्पर मिलाने नहीं देता है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 7.3 हृदय के दाईं ओर आरंभ करते हुए तीनों ओर इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय के फेफड़ों तक वापस हृदय में रक्त की प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह शेष शरीर में पंप होता है। हृदय स्पंदन हृदय के कक्ष में भित्तियाँ पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचित और विश्राती करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन उसके बाद होने वाले लयबद्ध विश्राती दोनों मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंद जीवन के हर क्षण होता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं ओर तरफ हाथ रखें तो अपने स्पंदन धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सा आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। चिकित्सा स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसे संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर एक 2 ईयर पीस लगे होते हैं जो नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े होते हैं। चिकित्सा स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर सृजकाओं और स्पंदन के ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उनके हृदय की स्थिति का अवलोकन करने में सहायता मिलती है। क्रियाकलाप 7.3 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास को कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की झिल्ली तान कर लगाएं। रबड़ बैंड की सहायता से कस दें। अब रबड़ की नली से मुक्त कई सिरे को आपके कान के पास रखिए। कीप के मुख अपने वक्ष पर हृदय पर के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन सुनाई देता है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात करें। अपने परीक्षणों की तुलना कीजिए। आइए अब हम शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों का निकासी के विषय में अध्ययन करें। जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किसी उच्छ्वासन के प्रक्रम दौरान शरीर से बाहर निकाल जाते हैं। यह भी ज्ञात रखिए कि अपचित भोजन वायुक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर से द्वारा कैसे बाहर निकलते हैं। अपने मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होती हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं के निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन वाले भाग लेने वाले सभी अंग को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की आवश्यकता होती है।
यह व्यवस्था वृक्क गुर्दों की उपस्थिति रक्त की कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी हानिकारक दोनों प्रकार की पदार्थें होती हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल घुले अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। बच्चों के मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में आता है। मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिसे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क मूत्र वाहिनियाँ मूत्राशय मूत्र सम्मिलित रूप से उत्सर्जित तंत्र बनाते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों के समय पसीना आता है। श्वेत में जल लवण होते हैं। बूढ़ों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़े सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों पर जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने की उपस्थिति लवणों के कारण होते हैं। क्या संवेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़े में छिद्रों से रिसकर पानी उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा ठेस पानी ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर में ठंडक बनाए रखने में सहायता करता है। पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि पादपों में अपनी जड़ों द्वारा मृदा के जल खनिजों पोषकों द्वारा अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है। अध्याय 6 में आपने यहाँ पर पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। यह जीव की प्रत्येक कोशिका के ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इन ऊर्जा का प्रयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है जीवन की प्रत्येक कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध कराया जाए। यह आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियां तक किस प्रकार पहुँचाए जाते हैं? पौधे के वह भाग जो भोजन नहीं बना सकते हैं, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों के अवशोषित करते हैं। मूलों के मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल के घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुँचता है? पादपों में किस प्रकार परिवहन होता है? जी हाँ, वो जो सही है। पादप में मृदा से जल पोषक तत्वों से परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं। संवहन ऊतक बनती हैं। ऊतक कोशिकाओं को वह समूह है जो किसी जीव के किसी कार्य विशेष संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों को परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। जाइलम चैनलों का सतत जाल बनाता है जो मूल को तने और शाखाओं के मध्य पत्तियों को जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। क्रियाकलाप 7.3। हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही, एक कोमल शाखीय पौधे की टहनी, एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उसे कुछ बूंदे लाल स्याही डालें। एक कोमल शाखीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काट कर गिलास से ऐसे चित्र 7.8 आज दिखाया गया है। अगले दिन इसका अवलोकन करें।
क्या शाखीय पौधों की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। वाष्पोत्सर्जन कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा, ये पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग किया नहीं जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूर्ण अभिकर्मक विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करते हैं। प्रमुख शब्द, कृपया इस पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। आपने क्या सीखा? अभ्यास